आज हम सुनने जा रहे हैं मौत का खेल। दर्शक के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही सही होगा। एक ऐसा भूतिया खेल जिसमें कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबरें सभी शहरवासी को पता थी। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना भी नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल के डायरेक्टर ने उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग करने का प्लान किया, जिसका नाम है मौत का खेल। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनको डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे और अंत में प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजारेंगे इस घर में, उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको इस घर में शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन ने उसे भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी दे देती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल का पोस्टर चिपक जाता है। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों के मन में उत्साह से ज्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन दुनिया तरह तरह के इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उसमें लगी बटन को दबाकर इस प्रोग्राम में से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरे में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरे में दहशत का तांडव मचाती हैं और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में ही होती है। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता था, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंकें और इसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी अपने अपने कमरे के अंदर से बंद करके चाबियां बाहर फेंक देते हैं। कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के अनुरूप लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतिभागियों के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा होता है। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक भी घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभोगियां पर भूतिया हमले होने लगते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि प्रतिभागी अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था, कोई अपने चेहरे पर खरोच रहा था, तो कोई अपना गला दबा रहा था और कोई तो अपना सर दीवार पर मारकर घायल कर रहा था। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नजदीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिसमें से एक शर्त यह भी है कि यदि प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। दर्शकों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के आदेश आ जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और अब जद्दोजहद होने लगती है। सभी प्रतिभागियों को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फाइटर्स की भी नहीं होती। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह सभी वाकिफ थे।
कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागी को स्पीकर से कोई आवाज सुनाई नहीं देती और ना ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट की बटन दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकल जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर को भी भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आज की कहानी समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नई कहानी की ओर। भूतिया कहानी सुनने में तो रोचक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित कर जाती हैं। ऐसी ही कहानी है अमावस्या। दरअसल अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अवसर होती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुरूप शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जंगल के चारों तरफ भेड़िया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन बिना किसी से घबराए यह औरत अकेले मंत्रों के जप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, औरत उग्र होती जाती है। वह अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी और देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं और वह औरत जमीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव की वजह से उसने रूहानी शक्तियां प्राप्त कर ली थी और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल ममता 6 माह पहले शादी करके गांव से बाहर आई थी। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। ममता घरेलू महिला थी। वह ज्यादातर समय घर के काम में लगी रहती थी। ममता अपने बैंक में एक क्लर्क थे। उनका नाम सुरेश था और सुरेश के बॉस उसे उसके काम की वजह से बहुत पसंद करते थे। सुरेश एक अच्छा कर्मचारी था। वह पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी काम करवाया करता था। उसके स्वभाव बहुत ही संकोची था, इसलिए वह किसी को भी मना करने में हिचकता था। एक दिन उसके बॉस उसे अपने चेम्बर में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। सुरेश को अपने बॉस की बात से खुशी होती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी बॉस, अगले महीने अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहा हूँ। बॉस अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर सुरेश को दे देते हैं और कहते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, जाओ मजे करो। सुरेश पैसे लेकर घर आ जाता है। घर में ममता उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। सुरेश ममता को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाजत दे दी है, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। सुरेश के मोबाइल में अचानक बॉस का फोन आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमाएगी। सुरेश अपने बॉस को धन्यवाद देता है और कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम खुद ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन बॉस की जिद करने पर सुरेश उनका ऑफर मना लेता है। ममता सुरेश से कहती है कि हमें कुछ सामान लेना होगा, चलो आज बाजार चलते हैं, अगले 2 दिन में इन्हें निकलना है। इसलिए सुरेश बाजार जाने को तैयार हो जाता है। सुरेश और ममता बाजार जाकर अपने पसंद के कपड़े और कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। वह अपने सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस की भेजी हुई कार दरवाजे पर आकर समय से खड़ी हो जाती है। सुरेश कार की डिग्गी में सारा सामान जमाता है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपने रोमांचक लम्हों की ओर। खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए सुरेश और ममता गाने गुनगुना रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाता है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से नीचे जंगली रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और तेजी से जाकर एक पेड़ से लटक जाती है। ममता और सुरेश जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़क के ऊपर एक कार आकर रुकती है, लेकिन इनकी कार रोड से थोड़ा नीचे एक पेड़ के सहारे लटकी होती है।
कार की आवाज़ सुनने से दोनों को लगता है कि अब शायद यह बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति बड़ी सी लकड़ी लेकर इनकी कार को जोर जोर से धक्का देने लगता है। ममता और सुरेश को कुछ समझ नहीं आता कि यह इन्हें बचाना चाहता है या मारना। अचानक सुरेश की नज़र अपने बॉस पर पड़ती है, जो कि रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। सुरेश जोर से आवाज लगाता है, बॉस हमें बचाइए। लेकिन सुरेश के बॉस एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर कार के ऊपर पटक देते हैं और पेड़ की लकड़ी टूट जाती है, जिससे कार खाई में गिर जाती है। कार खाई गहरी होने के साथ साथ जानवरों से भी भरी है। दरअसल यह बहुत बड़ा जंगल है, जो जमीन की बहुत गहराई में फैला हुआ है। यहाँ गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा, इसलिए सुरेश के पास यही जगह चुनी थी सुरेश के मौत के लिए। सुरेश के बॉस उसे क्यों मारना चाहते थे, यह बात दोनों के लिए राज रह जाती है और गाड़ी खाई में समा जाती है। अगली सुबह अखबार में हादसे की खबर छपी होती है, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप भी सुरेश के ऊपर लगा होता है। दरअसल सुरेश के बॉस ने ऐसे कई खातों से सुरेश के जरिए पैसे निकलवाए थे, जिन खातों में लंबे समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और बैंक की ऑडिट के दौरान पाया गया कि सुरेश के सिग्नेचर की मदद से यह काम हुआ है। लेकिन अब सुरेश दुनिया में ही नहीं है, वह नहीं कह सकता कि यह काम उसके बॉस ने उससे करवाया है। सुरेश और ममता की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में सुरेश की मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से ममता की जान बच जाती है। खाई में गाड़ी गिरने के बाद ममता बेहोश हो चुकी थी। तभी एक जंगली व्यक्ति की नजर इनकी कार पर पड़ती है और वह दोनों को कार से बाहर निकालता है। सुरेश मर चुका होता है, लेकिन ममता की सांस चल रही होती है, इसलिए वह उसके पति को छोड़कर ममता को अपने साथ अपने कबीले ले आता है। यह कबीला बहुत ही खूंखार वनवासियों का था, जो काली शक्तियों के स्वामी थे। वह ममता को अपनी औषधियों से कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। ममता उनकी भाषा समझने में असमर्थ होती है, लेकिन अपने वह इशारों से बात को समझा पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है। अब वह बदला लेना चाहती थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह तय करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वह काली शक्तियां प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और कहानी वही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ममता घने जंगलों में काली शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी, और अब वह इतनी ताकतवर थी कि पलक झपकते ही वह किसी भी स्थान में पहुंच सकती थी। उसके साथ भूतों का पूरा समूह चलता था। उसके एक इशारे पर किसी भी व्यक्ति को खाक में मिलाया जा सकता था। ममता एक मॉडर्न लड़की बनकर बॉस के दफ्तर पहुंचती है। दरअसल ममता को सुरेश के बॉस ने कभी देखा नहीं था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्तियों की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा। वह अपने पति को निर्दोष साबित करना चाहती थी और असली गुनहगार को सजा देना चाहती थी। ममता ने काली शक्तियों के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही सुरेश के बॉस मोहित हो जाते हैं। ममता बॉस से झूठ कहती है कि मेरे पिता के खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन वह खाता किसी और का होता है, इस दुनिया से जा चुका था, और उसके बेटे भी उस खाते के बारे में नहीं जानते। लेकिन ममता को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की जानकारी मिल जाती है, इसलिए वह उदाहरण की तरह उसी बैंक को खाते में इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाते हैं। उसे लगता है अब लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहते हैं, जी मैडम, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। ममता तुरंत हाँ कर देती है। तभी वह अपने एक क्लर्क को बुलाता है और कहता है कि जाओ मैडम के खाते में से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करो। क्लर्क बैंक में नया था, उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता थी। बॉस कैसे निर्दोष कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें जुर्म में फंसाता है। क्लर्क बाहर चला जाता है
इसी दौरान सारी बातें ममता रिकॉर्ड कर लेती है ताकि उसे मारने से पहले अपने पति को निर्दोष साबित करने के सबूत हासिल कर ले। बॉस का आदेश पाते ही क्लर्क मुद्रा आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और बॉस के चैम्बर में खूनी खेल शुरू हो जाता है। खिड़की के कोने-कोने से कांच के टुकड़े टूट-टूट कर बॉस के शरीर में घुस जाते हैं और वह दर्द से चीख रहा होता है। ममता भूतों की मदद से बॉस के शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवा देती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। बॉस के चैम्बर को खून से लाल देख सभी डर से कांपने लगते हैं। ममता ने अपना बदला ले लिया था। ममता चैम्बर से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। ममता इतनी शक्तिशाली ताकतों की मालकिन थी, अगर वह चाहे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन वह अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है और सुरेश का केस दोबारा शुरू किया जाता है और कुछ ही महीने में सुरेश निर्दोष साबित हो जाता है और पाया जाता है कि सुरेश के बॉस ने ही सारे अपराध किए थे और लंबे समय से वह ऐसी ही गतिविधियां करता चला जा रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अपराधी माना जाता है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसकी हत्या के जुर्म में ममता को सजा काटनी पड़ती है और ममता के बदले के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है।